अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आवाज़ों की दुनिया, राज़ों का सफ़र। आज फिर मैं हाजिर हूँ तिलिस्मी ज़ादी उर्दू नावल की सेकेंड एपिसोड के साथ। फर्स्ट एपिसोड आपने सुनी होगी, अब सेकेंड की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम सेकेंड एपिसोड शुरू करें, कुछ बातें हो जाए। अब राव सिकंदर और राजदेव अपने सफ़र पर निकलने को तैयार हैं। एक ऐसा सफ़र जहां हर मोड़ पे छुपी है एक नई पहेली, एक नया राज। लेकिन क्या उनका ये सफ़र वाकई उतना आसान होगा जितना वो सोच रहे हैं? उन्हें रास्ते में कौन मिलेगा? क्या उस अनजाने मुसाफिर की मदद उन्हें मंजिल तक ले जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे उन्हें उनका सफ़र छोड़कर वापस आना पड़ेगा? तो चलिए हम और आप बनते हैं इस राज भरे सफ़र में राव सिकंदर और राजदेव के हम सफ़र। तिलिस्मी ज़ादी एपिसोड 2। यहाँ उन्हें सिरातू मिला, जो एक 20-22 साला नौजवान था। सुनहरी रंगत का मालिक, इंतहाई तवाना गो, पिस्ता कामत था, लेकिन बदन फौलाद का बना लगता था। उसने टूटे फूटे लहजे में कहा, सर्वेंट सर, हमारा फादर अंग्रेज़ का सर्वेंट। आप बोले, आपका सर्वेंट। हमारे साथ जंगल में चलोगे? ओस चलेगा। शिकारी सर, डिशो। सिर्फ शिकारी हो या कुछ और काम भी जानते हो? कुक सर, सब काम करेगा। तो फिर तुम हमारे साथ चलेगा? शर्मीले जवान ने मुआवजे की कोई बात नहीं की थी, लेकिन उसके अहले खाना को चंद जोड़े कपड़े और थोड़ी सी करेंसी दी गई तो वो शादी मुर्ग किसी कैफियत का शिकार हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं आता था कि ये सब कुछ उनके लिए है। सिरातू तो खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा था। वैसे भी कुदरती हसीन बस्ती में रहने वाले कुदरती हुस्न से माला माल थे, लेकिन दुनियाई तौर पर उनके पास कुछ भी न था। लिबास की शक्ल में उनके बदन पर धज्जियाँ नज़र आती थीं। निस्वानियत की दौलत से माला माल नौजवान लड़कियाँ उमूमन दरख्तों की छालों और चौड़े पत्तों के लिबास में मलबूस नज़र आती थी, लेकिन वो ज़ेवरे हया से आरास्ता थी और उनमें किसी की आँख में बेबाकी नज़र न आती थी। वो शर्मीली और नज़रें झुकाकर चलने की आदी थी कि होश की आँख खुद ही शर्मिंदा हो जाए। चुनांचे सिरातू के साथ 112 गोंडा के जंगलों का सफ़र शुरू हो गया, और उस सफ़र का आगाज़ ही दिलनशीन था। सुबह सूरज निकले उनके कदम इन जंगलात में दाखिल हो गए थे, और जूं ही उन्होंने जंगल में कदम रखा था, बारिश शुरू हो गई थी। सफ़र शुरू करने से पहले सिरातू को एक जोड़ा कपड़ा दिए गए थे, जो मोटे कपड़े की एक पतलून और शर्ट पर मुश्तमिल था। वो दोनों कपड़े सिरातू के बदन पर ढीले और लंबे थे, लेकिन सिरातू तो उन्हें पहनकर सहरज़दा हो गया था। उसने पतलून के पांचे उलटकर एक सुतली से कसकर बांध लिए थे। कमीज़ भी चूँकि ढीली थी, इसलिए एक सुतली कमर पर बांधकर उसे भी फिट कर लिया गया था। जूते और हैट रतवांदा मेड थे। सिरातू इस हलिये में बहुत मुज़हका खेज़ लग रहा था, लेकिन उसके अंदाजे से ऐसा लगता था जैसे वो इस वक्त खुद को उस अंग्रेज़ से कम न समझ रहा हो जिसका बाप उसके बाप का नौकर था, जिसके पास उसका बाप नौकर था। राजदेव ने कहा था, काश हम अपने साथ बहुत से पुराने कपड़े ले आते तो इन लोगों को किस कदर खुशी होती। क्या मालूम था हमें, राव सिकंदर ने कहा। जंगल थोड़ी ही दूर चलकर घने हो गए थे, इसलिए यहाँ बारिश की शिद्दत का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो किसी ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दरख्त छदरे होते तो यूँ लगता जैसे आसमान के सूते खुल गए हों। पानी धारों की शक्ल में गिरता नज़र आता। ये बारिश परेशान कुन हो सकती है, राजदेव ने कहा। क्यों? इलाके अजनबी हैं,
कौन जाने आगे क्या हो, राजदेव बोला। आगे क्या है यही देखने के लिए तो इन इलाकों में दाखिल हुए हैं, वरना इधर आने की क्या ज़रूरत थी, राव सिकंदर ने बेखौफी से कहा, और राजदेव खामोश हो गया। गहरे स्याह बादलों की वजह से दिन की रोशनी भी रात के अंधेरे में तब्दील हो गई थी, लेकिन ये अंधेरा इतना न था कि बीनाई मुताशिर होती। वो उस दिन के सफ़र में दूर तक निकल जाना चाहते थे। सामान उनके शानों पर लदा हुआ था और वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। हालांकि सिरातू ने उनका तमाम सामान उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया था और सामान के 3 बैग बनाए थे। ये बैग बेहद वजनी थे, लेकिन कुछ दूर चलकर उन्होंने महसूस कर लिया था कि सिरातू इस मामले में उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। जंगल का हुस्न उनके सामने आया था। बारिश की वजह से जानवरों में अफरा तफरी फैली हुई थी और वो इधर से उधर भागते फिर रहे थे। रास्ते में राव ने कहा, कोई फ़र्क महसूस कर रहे हो देव? हाँ, नुमाया। इसकी इब्तिदा ही शानदार है। अंदाज़ा होता है कि आगे के मनाजिर ज़्यादा दिलचस्प होंगे। याद है एक बार हम हिमालय की तराइयों के इलाके बंदरा मासी गए थे। बंदरा मासी के जंगलात कुछ इन जंगलात से मिलते जुलते थे। किसी हद तक वो अज़दों का जंगल था। वो अजीब ढेर में आज तक नहीं भूल सका, जिसके आखिरी सिरे से एक फन बरामद हुआ था और हम उस ढेर पर बैठे हुए थे, एक नर्म बिस्तर समझकर, सिकंदर ने कहकहा लगाया। रात का वक्त था, मुझे अंदाज़ा ही ना हो सका। मैंने सोचा कि ख़ास किस्म की जंगली घास है। राव भी हंसता हुआ बोला। सिरातू ने सीटी बजाना शुरू कर दी और थोड़ी देर के बाद इन दोनों ने भी उसके सुरों से सुर मिलाना शुरू कर दिए। पहली आवाज़ पर सिरातू की सीटी रुक गई थी, लेकिन उसके बाद वो कुछ सुस्त सा हो गया था। आसमान से घटाटोप अंधेरे उतर रहे थे और जब घड़ियों ने शाम के 7 बजाए तो वो रुक गए। गोया क़याम का फ़ैसला हो गया था। दरख्तों के पत्तों से बारिश की कतरे छन रहे थे, इसलिए आग जलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अलबत्ता थर्मास में चाय मौजूद थी, जो बिल्कुल ताज़ा जैसी थी। उम्दा किस्म के ब्रेड रोल चाय के साथ लुत्फ़ देने लगे। खुराक भी कई मरहलों में तकसीम कर ली गई थी। इब्तिदाई सफ़र में ऐसी चीज़ें जो घरेलू तौर पर तैयार की गई थी और कई दिन तक कारआमद रह सकती थी। उसके बाद खुश्क अशिया का दौर आता था, फिर खुश्क किए हुए फल। अलबत्ता इस दौरान शिकार के गोश्त को फ़ौक़ियत दी जाती थी और साथ लाई हुई खुराक महफूज रखी जाती थी। इब्तिदा में राजदेव ने गोश्त से परहेज किया था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात थी। एक बार उसने इंतहाई भूख के आलम में आंखें बंद करके भुना हुआ गोश्त खाया था और थोड़ा सा खाने के बाद आंखें खोल ली थी। तेरी ऐसी की तैसी सिकंदर, तूने पहले मुझे ये क्यों नहीं खिलाया? ये तो बहुत उम्दा है। तुम्हारे धर्म में ये नहीं खाते, इसलिए मैंने मजबूर नहीं किया। मगर यार, ये तो बहुत मज़ेदार है। तो फिर शुरू करो। शुरू कर दिया, अब तो यही चलेगा। पेट का दोज़ख भरा तो आराम की सूझी। राजदेव ने सिरातू से कहा, सिरातू, तुम रात को किस वक्त तक जाग सकते हो? सारा नाइट जागेगा सर। आप लोग आराम से सो जाओ। और कल सुबह क्या होगा? आगे मार्च करेगा। सोगे नहीं तुम? कल सो जाएगा, आज आप लोग सो जाओ। हाँ, ताकि तुम्हारा काम आज ही हो जाए और तुम्हें ज़्यादा दूर से अपनी बस्ती वापस न जाना पड़े। राजदेव दानिस्ता बड़बड़ाया, लेकिन सिकंदर ने उसके अल्फाज सुन लिए। क्या मतलब? वो भी आहिस्ता से बोला। भाई, इस अमकान को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता कि मिस्टर सिरातू हमें इत्मीनान से सुला दें और जब हमारी नींद गहरी हो जाए
तो खुद इत्मीनान से हमारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाएं। अभी तो उन पर एतबार करने में भी वक्त लगेगा। ओ, ऐसा लगता तो नहीं है, ताहम तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है, तो फिर क्या किया जाए? वही जो आज तक करते रहे हैं, सोता जागता रहा जाए। आज तो बारिश ने ज़्यादा दूर न जाने दिया, कल सफ़र ज़्यादा करेंगे और फिर कोई पसंदीदा पनाहगाह नज़र आते ही क़याम करेंगे। फिर यूँ करते हैं कि इब्तिदाई चंद घंटे आराम कर लें और फिर दूसरे पहर में जाग उठेंगे और मिस्टर सिरातू को सुला देंगे। वैसे भी ये बारिश पूरे तौर सोने न देगी। सिरातू को बंदूक दे दी गई और वो मुस्तअद हो गया। दोनों आराम करने लगे थे। बारिश के जलतरंग के साथ मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दिन में भी कभी कभी शेरों की धाड़ भी सुनाई दे जाती थी, लेकिन ये आवाज़ें न तो उनके लिए खौफ का बास थी न ख़तरनाक। वो इन आवाज़ों से आसना थे और जानते थे कि कौन सी आवाज़ कब ख़तरनाक होती है। अलबत्ता बारिश परेशान कर रही थी और काफ़ी तेज़ हो गई थी। गो उनके पास बारिश से बचने का बंदोबस्त भी था, लेकिन फिर भी इस आलम में नींद तो नहीं आ सकती थी। वक्फे वक्फे से दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगते। सिरातू पत्थर के बुत की मानिंद बंदूक पर प्लास्टिक डाले बैठा हुआ था। उसके बदन में जिन्स तक न थी। कई बार तो उन्हें सुबह हुआ था कि वो बैठे बैठे सो गया है। ऐसे औकात में उसे आवाज़ दी गई तो वो चाको चौबंद लहजे में बोला, मैं जागता शर, आप आराम से सो जाओ। और उसके आराम से सो जाने के मशवरे पर उन्हें हंसी आ गई थी। रात इसी आलम में गुजरती रही और दूसरे पहर के बाद तो बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि सुबह तक उसका ज़ोर न टूटा। लेकिन सुबह रोशनी की पहली किरण नमूदार हुई तो बारिश रुक गई। वो लोग मामूलात से फरागत पाने के बाद आगे बढ़ने की तैयारियां करने लगे। गो बारिश की वजह से जंगल ख़तरनाक हो गया था, लेकिन उन्हें खतरात से खेलने के लिए तो वो अपनी पुरसुकून सुकूनत छोड़कर वहशतनाक जंगलों में आ गए थे। बारिश से बढ़ जाने वाले खतरात ने कुछ और लुत्फ़ दिया था और एक महम जूही उस लुत्फ़ को समझ सकता था। जंगल जलथल हो रहे थे और जंगली जानवर भीगी बिल्ली बने हुए थे। 2 दिन के सफ़र में उन्हें कई ख़तरनाक जानवर नज़र आए जो परेशान हाल उनके सामने से गुजर गए थे। सिरातू मस्त फितरत का मालिक था। वो उन्हीं की मानिद इस सफ़र से दिलचस्पी ले रहा था। बारिश रुक गई थी और चंद लम्हात के लिए सूरज भी नज़र आया था, लेकिन सिर्फ चंद लम्हात के लिए। उसके बाद फिर दरख्तों की चोटियाँ स्याह होने लगी थीं। बारिश अभी होगी, राव ने कहा, और ये जुमले अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि बारिश के कतरे नमूदार हो गए और एक बार फिर ये कतरे मूसलाधार शक्ल अख्तियार कर गए। लेकिन सफ़र में बारिश के अलावा और कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसे जारी रखा। दोनों ने जोड़ी बरसातियाँ ओढ़ ली थीं, जिन्होंने उनके शानों पर पड़े थैलों को भी ढक लिया था। अलबत्ता तीसरी बड़ी बरसाती मौजूद न थी। उसकी कसर एक और वाटरप्रूफ कपड़े से पूरी कर दी गई थी और सिरातू ने उसे अपने सर के गिर्द लपेट लिया था। जंगल में बारिश के शोर के अलावा और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। रास्ते में सिरातू से बातें भी करते जा रहे थे। जंगलों का ये सिलसिला कितना तवील है? नॉट टवेल, खाटरनाक, डेंजर। सिरातू ने जवाब दिया। नॉट टवेल, खतरनाक, डेंजर। सिरातू ने जवाब दिया। वो लफ्ज़ तवेल नहीं समझ सका था। तूने अंग्रेज़ी कहाँ से सीख ली भाई? ओ शर, हमारा फादर अंग्रेज का सर्वेंट, तुम्हारा सर्वेंट। यस सर। ये आदमी इस सर्वेंट के अलावा कुछ नहीं है,
राजदेव गहरी सांस लेकर बोला, नो सर, आई एम कुक। आप शिकार करेगा, हम कुक करेगा। सिरातू ने गर्दन हिलाते हुए कहा, बारिश रुकेगा तो हम शिकार करेगा भाई। वैसे अगर तू अंग्रेज़ी न बोले तो तेरी मेहरबानी होगी, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। और सिरातू सामने देखने लगा। अगर कोई बात उसकी समझ में ना आती थी तो वो उसे नज़रअंदाज कर देता था। घड़ियों की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थीं। आसमान से गोया परनाले चल रहे थे। अलबत्ता हैरतनाक बात ये थी कि जंगल में पानी नहीं जमा हुआ था, बल्कि तेज़ धारें दरख्तों के दरमियान बल खाती अकबी सिमत निकल रही थी। दिन का वक्त था, लेकिन बिजली के कोंदे साफ महसूस हो रहे थे। बादल भी खूब गरज रहे थे। वो सब्र और सुकून से आगे बढ़ते रहे। न जाने कितना सफ़र इसी तरह तय किए हो गया। फिर दरख्तों की हैबत तब्दील होने लगी। वो अब इतने घने नहीं रहे थे। दरख्त के नीचे कहीं कहीं पथरीली ज़मीन नज़र आने लगी थी। बारिश का शोर बदस्तूर था, लेकिन अचानक उनके कानों ने एक और शोर सुना और एक लम्हे के लिए उनके कदम ठिठक गए। ये बारिश का शोर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खौफनाक शोर था, जिसमें जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें भी शामिल थीं। हाथी की चिंगाड़ के साथ भैंसों के डकारने की आवाज़ें। फिर अचानक एक दिल दहला देने वाला तड़ाका हुआ और फ़िज़ा में एक मुसलसल गरज सुनाई देने लगी। इस गरज में दरख्तों के टूटने की आवाज़ें भी शामिल थीं। गोये आवाज़ें काफ़ी दूर से आती महसूस हो रही थीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती महसूस हो रही थीं। अब उन्हें संभलना पड़ा था। सिकंदर, ये पानी का शोर है, राजदेव ने संजीदा लहजे में कहा। क्या मतलब? कोई तूफ़ानी रैला? राजदेव ने इतना ही कहा था कि एकदम उनसे कुछ फासले पर बाएं सिमत उन्हें ऊंचे दरख्तों की चोटियां सरनगों होती दिखाई दी। उनके मोटे तने तड़क तड़क कर टूट रहे थे और मैले मलगजे धुंधलके में पानी की एक तूफ़ानी दीवार बर्क रफ्तारी से अपनी जद में आने वाली हर शय को समेटती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। इसी वक्त सिरातू की वहशत जदा आवाज़ उभरी, आर बानाशो, आर बानाशो, लक्षो लक्षो, आर बानाशो। उसके साथ ही सिरातू इन दोनों की बरसातियाँ खींचता हुआ एक सिमत दौड़ पड़ा, लेकिन उनकी रफ्तार पानी की रफ्तार से तेज़ न थी। पानी की मुहीब दीवार हौलनाक गरज के साथ करीब से करीब तर होती जा रही थी, और अब सिरातू के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद भी जानते थे कि मौत ने अचानक उन्हें ताक लिया है और मौत बर्क रफ्तारी से उनकी तरफ लपक रही है। इस हालत में फितरी तौर पर उन्हें पानी के मुखालिफ दौड़ना था, लेकिन ये कोई हल नहीं था, क्योंकि पानी चंद ही लम्हात में उन तक पहुंचने वाला था। और पानी का ये ताकतवर रेला, जिसने बड़े बड़े दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर अपने बहाव पर ले लिया था, उन्हें क्या खातिर मेला था। वो जान तोड़ कर दौड़ रहे थे। सिरातू की रफ्तार उनसे भी तेज़ थी, और शायद उसके जहन में कुछ था, क्योंकि अचानक ही उसने सीध में दौड़ते दौड़ते रुख तब्दील किया था और रुक कर चीखा था, भला काशाई हो, लक्सो लक्सो। उसके नाकाबिल महम अल्फाज पहले भी उनकी समझ में नहीं आए थे, लेकिन अंदाजे से उन्होंने समझ लिया था कि वो क्या कह रहा है। इस वक्त भी वो बेअख्तियार उसकी तकलीद में रुख बदलने पर मजबूर हो गए थे। बिलासुबह इस वक्त सिरातू ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, वरना वो दरख्त उनकी निगाह में नहीं आया था, जिसका तना तकरीबन 9 फीट के दायरे में था और जिसकी लातादाद शाखें दूर दूर तक फैली हुई थी। ये शाखें भी
आम दरख्तों के मोटे तनों से कहीं ज़्यादा मोटी थी। सिरातू दौड़कर किसी बंदर ही की मानी दरख्त के तने पर चढ़ गया। राजदेव ने रुककर सिकंदर का हाथ पकड़ा और उसे तने पर चढ़ाकर खुद भी ऊपर चढ़ने लगा, और फिर वो इन शाखों के फैलाव में फैल गए। पानी की बुलंदी का भी अंदाज़ा नहीं हुआ था, इसलिए ज़रूरी था कि ज़्यादा बुलंदी पर पहुंच जाया जाए। दरख्त पर पहुंचने के बाद अलबत्ता वो एक दूसरे का ख्याल न कर सके। तूफ़ान बर्क रफ्तारी के साथ हर शय को ढकता हुआ उस दरख्त पर लपका और इस कुव्वत से उससे टकराया कि पूरा दरख्त हिल गया। उसका सारा तना पानी से ढक गया और फिर शाखें भी पानी में डूबने लगीं। रेला आगे बढ़ गया था। खौफनाक गरज समात की बर्दाश्त से कहीं ज़्यादा थी। उनके जहन गुम हो गए थे और कुछ देर के लिए वो एक दूसरे से कतई बेखबर हो गए थे। अलबत्ता अब रेला आगे बढ़ गया तो कैफियत बेहतर हुई। पानी अब भी दरख्त को टक्करें मारता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके जलों में न जाने क्या क्या था। दरख्तों के टूटे हुए तने, शाखें, इन शाखों से लपटे हुए सांप, नन्हे नन्हे कमज़ोर जानवर जो पानी की ज़र्ब से ही मर गए थे, देव हैकल दरिंदे और न जाने क्या क्या। आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, ताहम राव सिकंदर ने राजदेव को तलाश किया। वो करीब की दूसरी चौड़ी शाख पर था और पत्तों से ढका हुआ था। सिरातू कहाँ है? सिकंदर हलक फाड़ कर चीखा। इधर है सर। सिकंदर को अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी और उसकी गर्दन घूम गई। सिरातू एक और चौड़ी शाख पर आगे हुए दो शाखें को पकड़कर पांव लटकाए बैठा हुआ था और सिकंदर से ज़्यादा दूर नहीं था। राजदेव ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और फिर फुदकता हुआ एहतियात के साथ उस शाख की तरफ बढ़ने लगा जिस पर सिकंदर बैठा हुआ था। खोरदोनी सामान के थैले की वजह से उसे दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो संभलता हुआ बिल आखिर सिकंदर के पास पहुंच गया। पानी अब भी झाग उड़ाता दरख्त से टकराता गुजर रहा था और उसके साथ बहने वाली बहुत सी चीज़ों को उस मजबूत दरख्त के सहारे रुकने का मौका मिल गया था। चुनांचे तने के गिर्द लकड़ियों का फैलाव बढ़ता जा रहा था। दोनों अब एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे और सिरातू गो दूसरी शाख पर था, लेकिन उनसे ज़्यादा फासले पर नहीं था। लेकिन सबकी ज़ुबानें गंग थीं और कुछ ऐसे ऐसाबी दबाव का शिकार हो गए थे कि ज़ुबानें हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। उनकी वहशत से फटी हुई आँखें पानी की हसर सादमानियाँ देख रही थीं। पानी के साथ साथ बहता हुआ एक तेंदुआ पूरी कुव्वत से दरख्त के तने से टकराया और उसके नोकीले खूनखार पंजों ने दरख्त के तने को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी की एक लहर उसे तूफ़ानी रफ्तार से बहाती आगे ले गई। लंबे लंबे नाग दरख्त के तने से टकराते उसकी जानिब लपकते, लेकिन पानी की कुव्वत के आगे बेबस हो जाते। वो गहरी गहरी सांसें लेकर अपने आसाब को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे कि रफ्ता रफ्ता पानी का ज़ोर टूटने लगा। दरख्त का तना बदस्तूर पानी से ढका हुआ था और यूँ लगता था जैसे पानी के तने से नीचे नहीं जाएगा। अलबत्ता उसका ज़ोर टूटने से अब ये आस बंध गई थी कि इसकी बुलंदी उससे ज़्यादा ना हो पाएगी। तनावर दरख्त ने उनकी ज़िंदगी बचाने में अपना किरदार अदा कर लिया था और सिरातू की निगाहों ने बहुत खूब काम किया था। न जाने ये दरख्त उसने कब और कैसे देख लिया, या फिर इस बात के अमकानात भी थे कि बस बेतहाशा दौड़ते हुए उसे ये दरख्त नज़र आ गया था और बरवक्त ही उसकी जानिब
दौड़ने की सूझ गई थी। रेले की तोड़ फोड़ की आवाज़ अब काफ़ी दूर सुनाई दे रही थी और रफ्ता रफ्ता उस तरफ सुकून होता जा रहा था, लेकिन पानी के बहाव में अब भी कोई कमी वाकई नहीं हुई थी। जब तक ये रेला अपने सारे हजम के साथ फैल नहीं जाता, पानी साकत ना हो सकेगा। सोचने समझने की कुव्वतें बस स्लिप हो गई थी। चुनांचे अभी इस तरफ जहन नहीं गया था कि क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। फिर जब पानी के बहने की रफ्तार न होने के बराबर रह गई तो समात वापस आने लगी, तो जहन में अब भी शदीद सनसनाहट हो रही थी। लेकिन गैर मामूली असाब के मालिक दोनों दोस्त खुद को संभालने में मसरूफ़ थे। राजदेव ने राव सिकंदर के बाजू पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, कहो राव, ये मंज़र कैसा लगा। जवाब में राव का हल्का सा कहकहा उभरा और उसने कहा, हमारी ज़िंदगी का सबसे बेशकीमती और हौलनाक मंज़र था ये। अगर ये दरख्त हमें न मिलता तो क्या होता। पानी के घोड़े पर सवारी का लुत्फ़ आता और फिर किसी दरख्त से टकराकर चंद सुर्ख लकीरों के साथ हम फना हो जाते। राव सिकंदर ने बेखौफी से जवाब दिया और राजदेव गर्दन हिलाने लगा। पानी का बहाव अब तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गया था और बस हल्की हल्की आवाज़ें उभर रही थी। वो लोग दरख्तों की शाखों पर खुद को संभाले बैठे हुए थे कि ऊपर से सिरातू की आवाज़ उभरी, शर, कुछ खाने को मांगता, अभी चाय गरम है। खुदा की पनाह, ये शख्स पागलपन में हमसे किसी तौर पर कम नहीं। वैसे उसकी तजवीज़ बहुत उम्दा है। इस वक्त गरम चाय दुनिया की सबसे बड़ी नेमत महसूस होगी, निकाली जाए। ज़रूर, राव सिकंदर ने कहा और अपने सामान के थैले टटोलने लगा। थर्मास में बस इतनी सी चाय मौजूद थी कि वो आखिरी बार पी लें। उसके बाद तो चाय का तसव्वुर भी फ़िलहाल मुमकिन नहीं था, क्योंकि नीचे पानी की ज़मीन थी और दरख्त पर आग जलाने का कोई ज़रिया नहीं था। सिरातू को भी इजाज़त दे दी गई कि वो अपने थैले से चाय का थर्मास निकाल ले। इंसानी जिस्म की ज़रूरत किस कदर अजीब होती है। यहाँ एक तूफ़ान बरपा था और वो लोग चाय के गरम गरम घूंट अपने मादे में उतार रहे थे। चाय के चंद घूंट लेने के बाद राजदेव ने ऊपर मुंह करके पूछा, जंगल के बेवकूफ़, ये पानी कहाँ से आया और तू एक बेतुकी ज़ुबान में क्या चीखा था उस वक्त। जवाब में सिरातू के दांत निकल पड़े और उसने कहा, शर, मैं बोला था पानी आ रहा है, भागो भागो। ऐसा लगता है कि दरियाए गोंडा के किनारे टूट गए, ये पानी उधर से ही आया। क्या गोंडा इस तरफ से गुजरता है? यश शर, सिरातू ने जवाब दिया और राजदेव गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर बोला, मगर अब क्या होगा? मैं बोलता शर कि पानी उतर जाएगा और हम आगे जाएगा। चीज़ ये भी उम्दा है, खूब तलाश की हम लोगों ने। राव सिकंदर ने चाय का एक और घूंट लेते हुए कहा। वो अब भी पानी की हशर सामानी और देख रहे थे। बहने वाली चीज़ें अब भी सुस्त रवि से आगे बह रही थी। चाय पीने के बाद उन्हें कुछ आसाबी सुकून नसीब हुआ तो उन्होंने आराम के लिए बेहतर जगह की तलाश में निगाहें दौड़ाईं। लेकिन यही साख सबसे गनीमत थी, क्योंकि चौड़ी थी और उसमें जगह जगह 2 शाखें उगे हुए थे और इन 2 शाखों की वजह से नीचे गिरने का खतरा भी नहीं था। वैसे नीचे गिरना भी इस वक्त मौत ही के मुतारफ था, चूँकि पानी में झाड़ियों में लपटे हुए लातादाद हसरातुल अर्ज नज़र आ रहे थे, जो बज़ाहिर तो मुर्दा महसूस होते थे, लेकिन कौन जाने उनमें से कौन ज़िंदा है।
कई सांपों को उन्होंने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा था, लेकिन ये इस वक्त की बात थी जब पानी का बहाव तेज़ था। इस बात को बहरहाल जहन में रखना था कि कहीं कोई ऐसा सांप ऊपर न चढ़ जाए जो उनके लिए बाशे ज़र हो। और एक गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने राइफ़लें संभाल ली थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन बहुत हल्की, और राइफ़लों को उन्होंने बरसातियों की आड़ में ही रखा था ताकि कारतूस सर्द न हो जाए। बहरहाल बड़ी खौफनाक कैफियत थी, और शायद इस कैफियत को मरते दम तक फरामोश नहीं कर सकते। अब तक उन्होंने लातादाद जंगलों में शिकार खेले थे, बहुत से हौलनाक मनाजिर से गुज़रना पड़ा था, और ज़िंदगी बचाने के लिए शदीद जदोजहद करना पड़ी थी, लेकिन उससे ज़्यादा हौलनाक मंज़र उनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं था। वो जानवरों की तरह दरख्त की शाखों से चिमटे हुए थे, और नीचे ताहद निगाह पानी बह रहा था। दरख्त के तने पर जिस हद तक वो ऊपर चढ़े थे, उसे ये अंदाज़ा हो जाता था कि पानी की गहराई कितनी है, और ये गहराई बेहद हौलनाक थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। बारिश एक बार फिर रुक गई थी, लेकिन आसमान पर बादलों का बसेरा था, और कभी कभी उनकी गड़गड़ाहट सुनाई दे जाती थी, जिसका मतलब ये था कि बारिश फिर होगी। सिरातू के कहने के मुताबिक अगर दरियाए गोंडा के किनारे बह निकले थे तो उनके बहने का अंदाज़ जैसा तूफ़ानी था, उसका जायज़ा तो ये लोग ले ही चुके थे। मुजीद बारिश ने अगर एक बार फिर दरिया को तूफ़ानी शक्ल अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया तो इस बात के अमकानात भी थे कि ये तनावर दरख्त अपनी जगह कायम न रह सकेगा। यकीनन पानी का कोई रेला उसे अपनी जगह से उखाड़ भी सकता है। हालांकि आम हालत में इस दरख्त को एक मजबूत इमारत की हैसियत दी जा सकती थी, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन बादल गड़गड़ाते रहे और सिर्फ खौफ ज़दा करते रहे। उसके बाद बारिश नहीं हुई थी, अलबत्ता रात तेज़ी से झुकती चली आ रही थी। सिरातू शायद अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वैसे उसे भी महफूज साख मिल गई थी। भूख मादे में गड़बड़ पैदा करने लगी थी, और दोनों महमजुओं ने भूख दूर करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं। पानी अभी तक दरख्त के तने से नीचे नहीं उतरा था, और अंदाज़ा हो रहा था कि अभी उसका ज़ोर नहीं टूटा है। खौफनाक सैलाब अपना सफ़र तय कर रहा है। बहरहाल अब उन्होंने खुद को संभाल लिया था। चुनांचे खाने की तैयारियां की गईं, और मादे को थोड़ी बहुत तकवीत पहुंचाई गई कि जिस्मानी कुव्वतें बहाल रहें। उसके बाद मुकम्मल खामोशी छाई रही। वो बात करने में आर महसूस कर रहे थे। रात की तारीकियां पर होल जंगल पर मुसल्लत हो गई। इस वक्त उसे जंगल कहना भी मुसहका खैस था। बस यूँ लगता था जैसे समंदर में दरख्त उगाए हों, या वो किसी वसी व अरीज़ झील में लटके हुए हों। गो वो दोनों मजबूत असाब के मालिक थे, लेकिन इंसान थे और इन वाक़यात से मुताशिर थे। चुनांचे उनके जहनों पर थकन तारी थी, और ज़्यादा बातें करने को जी नहीं चाह रहा था। यही जहन थकन गुनूदगी में ढल गई, और गुनूदगी नींद में तब्दील हो गई। चौड़ी शाखों पर आलमी नींद में वो कैसे कायम रहे, ये सवाल नाकाबिले जवाब है। ये काम किसी और का है, और जिसका काम उसी को साझे, उसका एक मुजाहरा भी सामने आ गया। सूरज चमक उठा था और हर शय रोशन हो गई थी कि अचानक ही सिरातू की चीखों ने खामोश माहौल में हलचल मचा दी। वो निहायत भयानक आवाज़ में चीखा था, और उसकी मुसलसल चीखों से ही वो जाग उठे थे। बेख्याली में दोनों ही ने घबरा कर उठने की कोशिश की, और एक लम्हे में ही खुद को संभाल लिया, वरना पानी में गिर पड़ते। अलबत्ता इस झटके से संभल कर उन्होंने सिरातू की हौलनाक चीखों की समत का ताक़ीब किया तो एक अजीब मंजर उन्होंने देखा। तो दोस्तों,
आपने सुनी आज की एपिसोड। अब आगे क्या होगा? ये चीख आखिर कैसी थी? उस पुरअसरार जंगल में तूफान में फंसे इन 3 नौजवानों के साथ अब क्या होने वाला है? क्या ये चीख कोई मुसीबत की दस्तक थी या फिर कुछ और? जानने के लिए सुनेंगे इसका अगला एपिसोड। अभी तक अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और मेरे इस सफ़र में मेरे साथ रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।